नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर रहे थे। उसी की सीरीज में आज ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स हम मैं मेरे द्वारा लिए जा चुके हैं। उसकी आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो। तो आज जो मेनली हम पढ़ेंगे, मैंने देखो हमने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 ये कवर कर लिया है अभी तक अगर हम देखें। और छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 ये एक्ट, साथ ही साथ 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ये 4 संशोधन हमने कवर कर लिए और साथ में जो पैसा अधिनियम है ये हम कवर कर चुके हैं अपने पिछले 3 लेक्चर में। ठीक है, तो हमने इसमें ना सिर्फ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कवर किए हैं, साथ में उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम कवर करते रहे हैं साथ में। तो आज हमारा ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन बचे होंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के और छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1995 से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, इसके रिगार्डिंग जो अध्यादेश जारी किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, अध्यादेश संशोधन 2024, तो उसमें क्या संशोधन किए गए हैं तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेनली जो उसमें जो अध्यादेश में संशोधन किए गए हैं वो संशोधन किए गए हैं आरक्षण से रिलेटेड। ओके, अलग अलग पदों पर आरक्षण से रिलेटेड, तो हम वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो गणपूर्ति से संबंधित है। ये आपकी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी आ चुका है। क्या बोलता है, किसी ग्राम की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। फर्स्ट है कि ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए गणपूर्ति। देखो गणपूर्ति क्या होता है, कोरम होता है। ठीक है, कोरम होता है। जब कहीं भी पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कोई भी एक सभा लगती है तो उसमें एक गणपूर्ति बोली जाती है कि इतने सदस्यों का होना आवश्यक है। जब इतने सदस्य होंगे तभी ये जो सभा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पंचायत में भी गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति विधानसभा में भी होती है। और अगर आप राज्यसभा, लोकसभा की बात करो तो वहां पे भी गणपूर्ति होती है। ओके, जो कि 1/10 होती है। ठीक है, तो ये गणपूर्ति होती है। अब सेकंड है कि ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2। तो किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति, ग्राम सभा की गणपूर्ति के बारे में, तो देखो ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 हो सकती है, बिल्कुल। ग्राम से 10वां भाग होती है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। देन 1/2 भी नहीं होता। और ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला नहीं होती। जो ग्राम सभा में उपस्थित 1/3 महिला सही होगा। और ग्राम सभा में उपस्थित ये भी गलत हो जाएगा। और सरपंच और पंच गण पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। ओके, तो हम इसके रिगार्डिंग कुछ और चीजें समझ लेते हैं। देखो, ग्राम पंचायत में जो गणपूर्ति है वो 1/2 या फिर 50%, जो भी कुल पंच है उनके 1/2 यानी 50% पंच होने आवश्यक है। ठीक है, जब ग्राम पंचायत की सभा लग सकती है। अगर जनपद पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत की गणपूर्ति में कुल सदस्य, जो भी उसके सदस्य है उसका 1/3 भाग होना चाहिए। जिला पंचायत की गणपूर्ति में भी कुल सदस्यों का 1/3 भाग। ग्राम सभा की गणपूर्ति में वही कुल सदस्यों का 1/10। अब देखो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ग्राम पंचायत और ग्राम ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में जो उनके पंच है उनका 50%। ओके, और ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं उनका 1/10। देन अनुसूचित क्षेत्र की जो भी ग्राम सभा है वहां पर कुल सदस्यों का 1/3। अब जितने ये पंचायत और सभा हैं इनमें जो महिला है, हर पंचायत की सभा में महिला की जो गणपूर्ति होगी 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये गणपूर्ति से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। देखो गणपूर्ति के संबंध में क्या होता है, देखो अगर गणपूर्ति या फिर कोरम जो है अगर नहीं हो पाता है किसी सभा में, तो कोरम जो पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित कर दी जाती है और जो आगामी बैठक है उसके लिए तिथि को निर्धारित कर दिया जाता है। स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में फिर भी गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है। ओके, अब
निम्न 5 विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। अब जो गणपूर्ति नहीं है, फर्स्ट अगर सम्मेलन में गणपूर्ति पूरी नहीं होती, तो उसको स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अगर सेकंड सम्मेलन में भी गणपूर्ति नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि उसे भी स्थगित किया जाए। वो उस पे चर्चा होती है, लेकिन कुछ विषय होते हैं जिन पर चर्चा बिना गणपूर्ति के नहीं की जा सकती। तो कौन से विषय हैं? वार्षिक कार्य योजना, जो भी पंचायत की वार्षिक कार्य योजना है, बजट से संबंधित, हितग्राहियों का चयन, किसी भी योजना के लिए कौन-कौन से हितग्राही होनी चाहिए, वार्षिक बजट, देन लेखा समपरीक्षा जिसमें ऑडिट की बात करते हैं, जो भी कार्य किए गए हैं वर्ष भर में, साथ में जो भी प्रशासन की रिपोर्ट है, ये सारे कार्य बिना गणपूर्ति के नहीं किए जा सकते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और ये प्रतिभूति निक्षेप राशि के बारे में है। प्रतिभूति निक्षेप राशि क्या होती है? देखो, जब जब कोई भी किसी पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होता है, तो वो एक तो वो पत्र भरता है, शपथ पत्र भी रहता है जिसमें एक आवेदन देता है उम्मीदवारी के लिए। तो वहाँ पर उसको एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा करना रहता है, ठीक है? एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट जिसे प्रतिभूति निक्षेप हिंदी में बोलते हैं। आप सिक्योरिटी डिपॉज़िट बोल सकते हैं, ठीक है? एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा करना रहता है। तो अब पूछा गया है कि किनको कितना डिपॉज़िट्स देना पड़ता है? तो पंच, अनारक्षित, तो देखो पंच को आपको पता है कितना देना पड़ता है? जो अनारक्षित है, अनरिज़र्व्ड है, पंच को सॉरी, ये पंच को 40 रुपीज़, ठीक है? तो पंच के लिए 40 रुपीज़ है। देन सरपंच के लिए 100 रुपीज़ हो जाता है। अगर जनपद पंचायत अनारक्षित अनरिज़र्व्ड की अगर आप बात करो, तो ये हो जाता है 500 रुपीज़ जनपद पंचायत के लिए, ठीक है? देन जिला पंचायत अनारक्षित, तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। देन जनपद पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़, ओके? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सही आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो हम और देख लेते हैं, देखो किस-किस के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि वर्तमान में, ठीक है? तो करंट में क्या है? देखो पंच के लिए, पंच अगर अनारक्षित वर्ग से आता है, अनरिजर्व्ड से, तो 50 रुपीज़, और आरक्षित वर्ग में एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाएं भी आरक्षित वर्ग में आती है, तो 25। सरपंच, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये जमानत राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। किन परिस्थितियों में अभ्यर्थी को जमानत राशि वापस या संप्रहरण कर दिया जाएगा? देखो, जैसे ही जब चुनाव कंप्लीट हो जाता है, चुनाव में कोई एक विजेता घोषित हो जाता है, तो उसके कुछ टाइम बाद जो भी जमानत राशि वो जमा करते हैं, उनको वापस लौटा दी जाती है। लेकिन किन परिस्थितियों में वापस लौटा दी जाती है और किन परिस्थितियों में वापस नहीं लौटाई जाती, तो ये हम बात करते हैं। तो देखो, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, तो सूची के प्रकाशन के बाद या उसकी मृत्यु के पश्चात जैसी भी दशा हो, निश्चित यथाशीघ्र वापस कर दिया जाता है, ठीक है? देन यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित ना हो तो। तीसरा, यदि उसने कुल वैध मतों का 1/5 मत प्राप्त किया गया हो और यदि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, फर्स्ट सही है, इस स्थिति में लौटा दिया जाएगा। यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित ना हो, तो भी लौटा दिया जाएगा। मेन है 3, तो इसमें जो सही आंसर ये है और ये है। तो इसमें गलत कौन-सा है कि कौन-सी स्थिति में अपहरण कर दिया जाए इन स्थितियों में, लेकिन इस स्थितियों में अपहरण नहीं, संप्रहरण नहीं की कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी वापस नहीं लौटा दिया जाएगा, क्योंकि 1/5 नहीं, अगर उसने कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त किया गया हो, तभी वापस मिलेगा। 1/5 अगर उससे कम प्राप्त किया है, तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी, जिसको बोलते हैं जमानत जब्त। आपने ये वर्ड सुना होगा अक्सर चुनाव के टाइम पे। तो ये कौन-सी धारा में दिया गया है? अगर आप देखो, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम देखोगे 1995 की धारा 85 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, ओके? तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? तो पंच के मामले में तहसीलदार के पास जाएगा, पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी के पास जाएगा, सरपंच के मामले में तहसीलदार को, सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, जनपद पंचायत के मामले में। तो देखो, इसमें से पंच के मामले में तहसीलदार के पास तो वो जाएगा नहीं। तो देखो, पहला गलत होता है, तो ये गया, जहाँ फर्स्ट है वो गलत हो गया। सेकंड, पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाएगा। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने ये यहाँ डाला हुआ है। तो यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है,
तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों के पास अपील करेगा। अगर पंच है तो उसके मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होगा, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर के पास, देन जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत जो कि डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर के पास, जो भी पंचायत का डायरेक्टर होगा उसके पास। तो क्या बोलता है सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, तो पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, सेकंड सही है। तो देखो सेकंड कहाँ है, इसमें नहीं है सेकंड, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन तीसरा सरपंच के मामले में तहसीलदार को, और ये क्या मुझे बोल रहा है सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, तो ये भी गलत हो गया है यहाँ पे। ओके, तो ये भी गलत, तो इसका क्या आंसर क्या होगा, ई। और जो भी सही है वो इसमें से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार ही आपको बताना है। तो कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर सकते हैं? जब सरपंच पद से त्याग पत्र दे देता है, प्रत्यावर्तित कर देता है, पदच्युत कर दिया जाता है, या उसका चुनाव लंबित हो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। देखो, जब सरपंच का जो चुनाव है वो लंबित हो, ठीक है, लंबित होता है, तब अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुना जाता है? जो भी तत्कालीन जो भी पंच रहते हैं, जो भी उपस्थित पंच रहते हैं, पंच में से ही चुना जाता है, ठीक है, पंचों में से ही चुना जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? स्थापन्न सर, उसको बोलते हैं स्थापन्न सरपंच बोला जाता है। ओके, स्थापन्न सरपंच बोला जाता है, जो कि 6 महीने की, मैक्सिमम 6 महीने की अवधि तक काम करता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि नए सरपंच के लिए 6 महीने के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने रहते हैं, ठीक है, तो 6 महीने की अवधि के लिए मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या फिर उप सरपंच बन सकता है, जो कौन व्यक्ति बन सकता है? पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य है, संसद के किसी भी सदन, राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो, सरकारी नौकरी में ना हो, पंच पद हेतु 5वीं पास एवं पंच से ऊपर पदधारी के लिए 8वीं उत्तीर्ण हो। तो देखो, बिल्कुल इसमें बन सकता है, यदि वो राज्यसभा विधानसभा सदस्य ना हो बन सकता है, किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो बन सकता है, लेकिन अगर किसी सहकारी सोसाइटी का वो सभापति उपसभापति हो तो नहीं बन सकता है। सरकारी नौकरी में ना हो बिल्कुल बन सकता है। 5वीं, देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 5वीं और 8वीं की जो योग्यता है, अगर आप 2019 का जो संशोधन आया था, अगर उससे पहले आप बात करो तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन 2019 जो 2019 संशोधन अधिनियम था पंचायती राज में, ठीक है, संशोधन अधिनियम, इसमें ये जो योग्यता थी इसको निरस्त कर दिया गया। इसकी जगह क्या कर दिया गया, ये जो अनिवार्य थी, अनिवार्य की जगह अब साक्षर बोला गया है, ठीक है, कि पंच और सरपंच जो भी पदाधिकारी है उससे ऊपर के वो साक्षर होना चाहिए। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि पंच 5वीं पास हो और 8वीं उत्तीर्ण हो, तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल वो साक्षर होनी चाहिए, बस इतनी वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ग्राम पंचायत निधि से रकम आहरित किसकी अनुमति से की जा सकती है? देखो, ग्राम पंचायत निधि होती है, हर एक पंचायत की अपनी अपनी निधि होती है। जैसे आप बोल सकते हो एक लॉकर होता है या अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें से जब ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको पता है उसमें रुपया कैसे जाता है, जो भी राज्य वित्त आयोग की तरफ से जो भी सिफारिश होती है उसके आधार पर उसमें राज्य सरकार उनको जो भी पैसा है वो अलॉट करती है बजट के रूप में। तो वहाँ से किसकी अनुमति से वो पैसा निकाल सकते हैं? तो ग्राम सभा के अनुमोदन से, ग्राम पंचायत के अनुमोदन से, कलेक्टर के साक्षर से, हस्ताक्षर से, या फिर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से। तो देखो, इसका सही आंसर होगा सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से। अब तो देखो, ये किसका हो गया, ये ग्राम पंचायत का हो गया। अब अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जनपद पंचायत, ओके, एंड जिला पंचायत, इनके इनके निधि से रकम आहरित करने के लिए किसकी अनुमति लगेगी? देखो, अगर जनपद की बात है, जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि आपका सीईओ हो गया, प्लस एक सहायक लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, इनके संयुक्त हस्ताक्षर से रकम आहरित की जा सकती है। और जिला में भी सीईओ
प्लस यहाँ पर संयुक्त नहीं होगा, यहाँ पर वरिष्ठ लेखाधिकारी होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन होगा? वरिष्ठ लेखाधिकारी। तो इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से रकम आहरित की जा सकती है। अब देखो बात आती है कि सीओ तो है लेकिन सहायक लेखाधिकारी या वरिष्ठ लेखाधिकारी नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में ये कौन करेगा? देखो, अगर सहायक लेखाधिकारी नहीं है तो कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर किसी विहित अधिकारी को नियुक्त कर देगा। ओके, यहाँ पर सेम जिला के उसमें भी कलेक्टर ही जो विहित प्राधिकारी है उसको नियुक्त करेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से, लेकिन अगर सचिव नहीं होगा तो ये कौन करेगा? रकम आहरित कौन करेगा? देखो, अगर सचिव नहीं होगा तो ये रकम आहरित की जाएगी, जनपद पंचायत सीओ विहित अधिकारी नियुक्त करेगा। यहाँ पर कौन? जनपद पंचायत का सीईओ। सीईओ एक विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा और उसके संयुक्त हस्ताक्षर से रकम निकाली जाएंगी। ओके, ये यहाँ नहीं है, प्राधिकारी। ओके, तो इनके इन दोनों के उसमें कलेक्टर और इसमें जनपद पंचायत का सीईओ विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा। अब ये हो गया। तो ये जो आता है रकम आहरित किसकी अनुमति से की जाती है? तो रकम आहरित करना धारा 66 में है। ओके, धारा 66 में किसकी? पंचायत राज अधिनियम 1993, सॉरी 1994। ठीक है, उसके बाद 8 देखते हैं हम। और इसमें एक और चीज आप समझ लीजिए। देखो, पंचायत जो है पंचायत निधि से हम बात कर रहे हैं, तो पंचायत मैक्सिमम कितने रुपए कैश में दे सकती है? तो इसमें जो पंचायत है, मैं एक और आपको पॉइंट बता देता हूँ। पंचायत 5,000 रुपये मैक्सिमम कैश में पेमेंट कर सकती है। इससे ज्यादा जो होगा वो उसे चेक के फॉर्म में देना रहेगा। ठीक है, चेक के फॉर्म में पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 5,000 मैक्सिमम कैश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जनपद पंचायत की निधि से सार्वजनिक उपयोगिता कार्यों हेतु सामाजिक सहायता अनुदान, अब यहाँ पर अनुदान की बात हो रही है, मंजूरी देने हेतु वेद प्राधिकारी है अनुदान के लिए। तो ये धारा 68 में है अनुदान के लिए। ठीक है, सामाजिक सहायता के लिए। ठीक है, अनुदान तो ये किसकी अनुमति से किया जाता है? तो देखो, जनपद पंचायत में ये कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर की अनुमति से किया जाता है। भाई अगर आप बात करो ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में ये अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति से किया जाता है। ठीक है, अनुविभागीय जो कि राजस्व अधिकारी होगा, उसकी ये अनुमति से किया जाता है। भाई अगर आप जिला की बात करो तो जिला में ये किया जाता है किसकी अनुमति से? कलेक्टर की अनुमति से। ओके, अनुदान देने का कार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिला पंचायत के बजट का अनुमोदन कौन करता है? अब जिला पंचायत है, उसके बजट का अनुमोदन, यानी उन्होंने बजट तो बना लिया, अब बजट को रेक्टिफाई कौन करेगा? तो जिला पंचायत के बजट को जो रेक्टिफाई करता है वो करता है संचालक पंचायत, यानी डायरेक्टर। जो भी पंचायत का डायरेक्टर रहेगा वो जिला पंचायत के बजट का अनुमोदन करता है। भाई अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम में ये कौन रेक्टिफाई करता है ग्राम पंचायत के? तो देखो, ग्राम पंचायत के जो रेक्टिफाई करता है वो जिला संयुक्त पंचायत करता है। कौन? जिला संयुक्त संचालक। जिला संयुक्त संचालक हो सकता है या फिर वो उप संचालक हो सकता है। ओके, उप संचालक हो सकता है, उप संचालक या फिर पंचायत एवं समाज कल्याण। तो इनमें से कोई एक रहेगा जो कि रेक्टिफाई करता है। सेम अगर आप जनपद पंचायत की बात करो, जनपद पंचायत में भी यही रेक्टिफाई करते हैं। ओके, और अगर आप बात करो सेक्शन किस में दिया गया है? सेक्शन 73 में दिया गया है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम की धारा 73 में बजट के अनुमोदन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जनपद पंचायत के कराधान के विरुद्ध अपील किसके सम्मुख की जा सकती है? जनपद पंचायत देखो कर लगाती है, अब कर के विरुद्ध अपील किसके सम्मुख की जा सकती है? ओके, तो देखो, अगर जनपद पंचायत की बात है, जनपद पंचायत में
कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, ओके, उसके सम्मुख जो भी जो भी टैक्सेस लगाए गए हैं उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हो, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए, ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी होगा, ओके, अनुविभागीय अधिकारी। और अगर आप जिला की बात करो तो जिले में ज़्यादातर राज्य सरकार के पास ही चीज़ें जाती है, ओके, तो अनुविभागीय अधिकारी ही होगा। ये राज्य के बारे में। अब देखो इसमें कर की बात की गई है, तो कर भी देखो, अब हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं साथ में, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हैं। कर भी देखो 2 प्रकार के कर दिए गए हैं, अनिवार्य कर है और ऐच्छिक कर है। तो इसमें कुछ धाराएँ मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ओके? धाराएँ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो धारा 77, एक है धारा 77, धारा 77 जो कि कर अधिरोपित, पंचायत के जो कर हैं उनको अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है। पंचायत कर अधिरोपित, पंचायत को कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है। कौन सी? धारा 77। अब धारा 77 में क्लॉज 1 है, धारा 77 1। धारा 77 1 में, क्लॉज 1 में अनुसूची 1, जो भी आप शेड्यूल बोल सकते हो, अनुसूची 1 का इसमें अनिवार्य कर की बात की गई है। देखो ये पूछा जा सकता है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 2 से 3 सालों में धारा बहुत पूछी गई है। तो अनिवार्य कर के बारे में बात है। भाई अगर धारा 77(2) की बात करें, तो यहाँ पर अनुसूची कौन-सी है? अनुसूची है 2 का, और इसमें ऐच्छिक कर की बात की गई है। कौन से कर? ऐच्छिक कर, ओके? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अनिवार्य कर और ऐच्छिक कर कौन सा है। देखो अनिवार्य कर आप देख सकते हो जैसे बाजार, कोई भवन पर या फिर वृत्ति या व्यापार पर। और अनिवार्य कर किस में दिए गए हैं? 77 वन में, ओके। अगर आप अनुसूची की बात करो, अनुसूची 1 का, ये अनुसूची हो गई, ओके, ये अनिवार्य कर है। देन भूमियों, भवन या दोनों संपत्ति पर, ग्राम पंचायतों के अधीन किसी स्थानों बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर प्रकाश व्यवस्था की गई है तो वहां से भी, अगर निजी संडासों पर, और जनपद पंचायत द्वारा नाट्य गृह या नाट्य प्रदर्शनी, अन्य प्रदर्शनों पर कर। देन अगर ऐच्छिक कर की बात करो, ऐच्छिक कर हमने देखा धारा 77 टू क्रॉस। और अगर आप अनुसूची की बात करो, अनुसूची 1 का, सॉरी, अनुसूची 2 का स्वैच्छिक कर कौन से होते हैं? बोझ ढोने वाले पशुओं पर, बैलगाड़ियों, बैधशालाओं पर, नियमित जल व्यवस्था पर, संकनकों पर, कूड़ा करकट हटाना, बैलगाड़ी, देन तीर्थाटन कराने पर कर। तो ये ऐच्छिक कर है, यानी उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो लगाना चाहते हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। देखो वित्त आयोग भी इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक निर्वाचन से रिलेटेड वो देखी चीजें। निर्वाचन की बात आप 243 के में की गई है, ओके, राज्य निर्वाचन आयोग की बात। भाई अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करें, ओके, राज्य वित्त आयोग की बात करें, तो राज्य वित्त आयोग की बात किस में की गई है? अगर आप आर्टिकल देखें 243 आई, ठीक है, 243 आई ये पंचायत के लिए, राज्य पंचायत में बोला गया, पंचायत के अधिनियमों में। भाई अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम में भी वित्त आयोग की बात की गई है। नगर निगम में 243 वाई में नगर निकायों के लिए नगर निकाय वो बात की गई है। तो राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखो राज्य वित्त आयोग की जो संरचना अगर आप देखेंगे, संरचना, तो संरचना में एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है, ओके। और राज्य वित्त आयोग हर 5 साल में, 5 वर्ष में स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है, ओके। तो इनका कार्य क्या होता है? पिछले वर्षों में कितना फंड दिया गया, और आगामी जो वित्तीय वर्ष होगा, आगामी वित्तीय वर्ष 5 साल में जो आने वाला है, उसके लिए कितना फंड वितरित किया जाएगा पंचायतों के लिए। तो उनकी जो भी आर्थिक स्थिति है उनको सुधारने के लिए हर 5 वर्ष में राज्यपाल वित्त आयोग की स्थापना करता है, ओके। देन ये किस में दिया गया? अगर आप देखें छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम
1994 की धारा 3 के तहत, ओके, ये चीज आई गई है। तो राज्य वित्त आयोग, अब देखो राज्य वित्त आयोग, अब अभी तक छत्तीसगढ़ में कितने वित्त आयोग हो चुके हैं? छत्तीसगढ़ में 4 वित्त आयोग लाए जा चुके हैं। ठीक है, 4 वित्त आयोग आ चुके हैं अभी तक, और अभी चौथे वित्त आयोग की जो अनुशंसा है उन्हीं पर काम हो रहा है। तो चतुर्थ वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो देखो चतुर्थ वित्त आयोग जो गठित किया गया था, सर्जियस मिंज अभी अध्यक्ष थे। ओके, ये करंट में जो वित्त आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सर्जियस मिंज। अब देखो यहाँ पे आप देख लो वित्त आयोग, अभी तक 4 वित्त आयोग, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो पहला जो वित्त आयोग था 2003 में, 2003 में गठित किया गया था। तो उसके अध्यक्ष पहले टी एस सिंहदेव थे, उसके बाद वीरेंद्र पांडे को द्वितीय अध्यक्ष बनाया गया था, और एक सदस्य होते हैं पारस चोपड़ा। देन द्वितीय वित्त आयोग 2011 में अध्यक्ष अजय चंद्राकर। चतुर्थ श्री सर्जियस मिंज, जो कि 2021 में गठित किया गया था। ओके, तो आप देख सकते हो, देखो एक अध्यक्ष है और एक सदस्य है इनमें। ओके, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखो भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है, ये भी सही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी इसका आंसर होगा। तो बाकी ये सारे तो सही है। ओके, तो राज्य वित्त आयोग ये हम देख चुके हैं। ओके, देखो अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उम्मीदवार, जैसे जब कोई उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म भरने जाता है और चुनाव के लिए, तो उसके प्रस्तावकों की बात होती है। अगर आप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की भी बात करें तो वहाँ पर भी प्रस्तावक लिए जाते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पर भी प्रस्तावक होते हैं। ओके, तो प्रस्तावक की संख्या क्या होगी? ठीक है, जो भी उम्मीदवार का नाम आगे प्रस्तुत करता है, तो पंच के लिए कम से कम एक प्रस्तावक, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य या फिर जिला पंचायत के सदस्य, सबके लिए कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए। और वो प्रस्तावक कौन हो सकता है? इसमें वार्ड मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति, इसमें ग्राम मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति, वो जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति, और जिला पंचायत के लिए उस जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक हो सकता है। ओके, तो देखो ये हम यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो जितने भी एक्ट से उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज थे, हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन। इसको हम जल्दी खत्म करते हैं, अध्यादेश 2024। तो इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, अभी जो अध्यादेश लाई गई है गवर्नमेंट। सबसे पहले हम अध्यादेश के बारे में बात करते हैं कि अध्यादेश होता क्या है, इसको अध्यादेश क्यों बोला गया, इसको अधिनियम क्यों नहीं बोला गया। देखो अध्यादेश क्या होता है, जब किसी एक सदन का किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो, या कोई एक सदन सत्र में ना हो, कोई एक सदन या फिर पूरा सदन ही सत्र में ना हो, किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, या फिर सदन सत्र में ना हो, यानी उसकी बैठक ना चल रही हो, और वहां पर कोई एक ऐसा नियम लाना जरूरी हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, यानी बहुत सिचुएशन हो सकती है। तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे राज्य के क्षेत्र में अभी अध्यादेश राज्यपाल ने जारी किया है, तो राज्य में हम अ, अगर संविधान देखें, आर्टिकल 213, 213, ओके, तो ये अध्यादेश की बात करता है। अब अध्यादेश कौन जारी करता है? अध्यादेश राज्य में अगर आप बात करोगे, राज्य में राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश। ओके, राज्य में राज्यपाल जारी करता है, और ये जो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है। 6 महीने की, जब से इसे जारी किया गया है। और जैसे ही जो भी विधानसभा है, विधानसभा का जब भी सत्र बैठेगा, तो उस विधानसभा के सत्र में इसे पटल पर लाना पड़ेगा, पटल पर इसे रखना पड़ेगा, और वहां पे अगर ये पास हो जाता है तो ये अधिनियम कहलाएगा वहां से। लेकिन अगर पास नहीं होता है वहां पर, तो इसको विकृत कर दिया जाएगा इस बिल को, और ये देन अस्तित्व में नहीं आएगा दोबारा से। ओके, तो ये लागू नहीं हो पाएगा उसके बाद। तो अभी के लिए 6 महीने के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का सत्र बैठेगा,
वहाँ पर सभा पटल पर इसको रखा जाएगा, सदस्यों के बीच में डिबेट होगी, चर्चा होगी उस पे, और वहाँ पे अगर ये पास होता है बहुमत से, तो ये अध्यादेश बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। वहीं अगर आप बात करें सेंटर की, सेंटर में अगर बात करें तो आर्टिकल 123 है, वहाँ पर ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि 6 महीने तक ये कार्य करता है। क्योंकि क्या बोलती है कि 6 महीने जो भी सत्र हैं, हर 6 महीने में 1 बार, यानी साल में 2 बार सत्र होना चाहिए, ये संविधान बोलता है। तो इसलिए इसकी वैलिडिटी है 6 महीने। ओके, तो ये हो गया। अब हम ये देखते हैं, देखो क्या-क्या संशोधन किए गए हैं। संशोधन क्या-क्या किए गए? तो पहले देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं कि संशोधन किसमें किया गया है। आरक्षण के बारे में संशोधन किए गए हैं। आरक्षण, अभी जो संशोधन जो अध्यादेश लाया गया है उससे पहले की स्थिति। तो पहले की स्थिति क्या थी, ये हम देख लें। पहले की स्थिति, देखो पहले की स्थिति थी, जो एससी एसटी था उनको जो आरक्षण मिल रहा था उनके जनसंख्या के अनुपात में मिल रहा था। ओके, जनसंख्या के अनुपात में। वहीं अगर आप ओबीसी की बात करो, ओबीसी को जहाँ पर जनसंख्या, एससी और एसटी की जनसंख्या 50% से कम है, 50% से कम, तो वहां पर उनको कितना मिल रहा था, 25% आरक्षण। जनसंख्या नहीं, जहां पर इनको आरक्षण 50% से कम है, एसटी एसटी के लिए जो आरक्षण या फिर उनकी जनसंख्या 50% से कम है, तो वहाँ 25% आरक्षण मिल रहा था। वहीं अगर फीमेल की बात करो आप, फीमेल को तो देखो टोटल 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है, 50% आरक्षण। तो देखो इनकी स्थिति अभी भी सेम वही है, और फीमेल की भी स्थिति सेम वही है। लेकिन ओबीसी की स्थिति में बदलाव किया गया है। ओबीसी की स्थिति में क्या किया गया है, एससी एसटी को जहाँ पे आरक्षण 50% से कम दिया जा रहा है, वहां पर पहले 25% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को भी अब जनसंख्या के आरक्षण में अनुपात मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी क्षेत्र में आप एससी एसटी है, एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है वो कितना मिला है, 30% मिल रहा है किसी क्षेत्र में, तो ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा, भले ही उनकी जनसंख्या वहां पर कितनी हो, 40%, तो उनको 40% आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको जो आरक्षण मिलेगा वो 20% मिलेगा। क्योंकि टोटल जो आरक्षण होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% मैक्सिमम आरक्षण होना चाहिए। ओके, ये बात आपके समझ में आई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम बदला नेक्स्ट जो देखेंगे वो इसी से रिलेटेड सारे वो है। तो देखो, जब हम बात करें ग्राम पंचायत में, ठीक है, तो ग्राम पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं ग्राम पंचायत में? एक तो सबसे बड़ा जो पद हो गया वो सरपंच हो गया। देन बात करते हैं हम उप सरपंच की। ओके, उसके बाद आते हैं पंच। ओके, उसके बाद आते हैं पंच। तो सरपंच और पंच, अब सरपंच के पद में और पंच के पद में, क्योंकि ये दोनों लोग हैं जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, तो आरक्षण इन्हीं के उसमें हुआ। तो सरपंच का जो आरक्षण है उसका निर्धारण कौन करेगा, वो करेगा जिला कलेक्टर। कौन करेगा, जिला कलेक्टर। वहीं अगर पंच है, पंच के उसमें भी जिला कलेक्टर इसका निर्धारण करेगा। जिला कलेक्टर इनका निर्धारण करेगा। तो अब देखो, पंच के उसमें आरक्षण क्या है, देखो ग्राम पंचायत में जितनी भी एससी एसटी है, एससी एसटी के लोगों को अगर वहां पर 50% से कम आरक्षण मिला है, तो जितना आरक्षण कम मिला है उनको ओबीसी के, उनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पंच को एस पंच के उस केस में क्या है, अगर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में एससी एसटी को क्या मिलता है, 50% से कम आरक्षण है, 50% से कम
आरक्षण। तो आरक्षण किसको मिल जाएगा? ओबीसी को मिल जाएगा, जितना कम आरक्षण रहेगा। ओके, ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिल जाएगा। लेकिन अगर 50% आरक्षण मिल चुका है एस टी एस सी को, तो ओबीसी को वहां पर आरक्षण नहीं होगा। वहीं अगर सरपंच के केस में क्या होगा? खंड या फिर जनपद में, अब यहाँ पर आरक्षण की बात नहीं, आरक्षित पदों की बात नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या की बात है। जनसंख्या अगर 50% से कम है तो जितने पद होंगे, शेष पद ओबीसी को उनके पॉपुलेशन के अनुपात में मिल जाएंगे। ओके, और जो टोटल है वो 50% से क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर खंड और जनपद पंचायत की बात करें तो खंड में देखो क्या होता है, अध्यक्ष का पद आता है। तो अध्यक्ष का जो पद होता है उसमें क्या होगा? जिले में जो जनसंख्या है उसके अनुपात में रहेगा। ठीक है, तो 50% से ज्यादा है तो कहाँ नहीं मिलेगा, अगर 50% से कम है तो उनको ओबीसी को उनके अनुपात में मिल जाएगा। वहीं अगर सदस्य की बात करें, जनपद पंचायत के सदस्य की बात, तो एस टी एस सी को अगर आरक्षण मिला है जनपद पंचायत में, किसमें? जनपद पंचायत में, तो 50% से कम मिला है तो ओबीसी को उनके अनुपात में मिल जाएगा। तो जिला पंचायत में क्या आता है? अध्यक्ष आता है, देन उपाध्यक्ष आता है, देन सदस्य आता है। ठीक है, तो अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण का जो निर्धारक करेगा वो कौन करेगा? वो संचालक पंचायत करेगा, जो भी डायरेक्टर रहेगा वहाँ का संचालक रहेगा। और जो सदस्य है उसके लिए जिला कलेक्टर करेगा। ओके, जिला कलेक्टर। तो सदस्य में क्या रहेगा? अगर जिला पंचायत में एसटी और एसटी का जो रेशो है का आरक्षित अनुपात, जो भी आरक्षित जो पद हैं, आरक्षित पदों का अनुपात 50% से कम है, नो का अनुपात 50% से कम है, तो ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिल जाएगा। वहीं अध्यक्ष पद में जो भी राज्य की जनसंख्या है, राज्य के जिलों की बात हो रही है यहाँ पे, राज्य के जिलों में जितने भी पद हैं, जनसंख्या राज्य के जिलों की जितनी जनसंख्या है उसमें एस सी एस टी के अध्यक्ष के जो भी पद हैं उनमें अगर उनकी जनसंख्या 50% से कम है, 50% से कम, तो इसमें जो आरक्षण मिल जाएगा वो किसे मिल जाएगा? ओबीसी को। और ओबीसी को जो टोटल आरक्षण मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण, ये बात ध्यान देने की होगी कि उनको जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण मिलेगा। कितना? जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन टोटल आरक्षण जो रहेगा एस सी एस टी और ओबीसी को मिला के, वो 50% से अधिक नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ओके, 50% से अधिक नहीं होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिर से एक एग्जांपल ले लो। अगर एस सी एस टी का कहीं पर आरक्षित अनुपात कितना है? 40%। ठीक है, तो इनको 40% मिल जाएगा। ओबीसी के जनसंख्या का अनुपात है वहाँ पर 50%, वहाँ पर ओबीसी की, सॉरी 50 नहीं, हम 35 माने, 35%। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 35% पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर उन्हें सिर्फ 10% ही मिलेगा और ये दोनों मिला के 50% होगा। ओके, इस तरह से आरक्षण होगा। ओके, तो ये संशोधन था जो कि अभी लेटेस्ट जो अध्यादेश आया है 2024 उसमें किए गए हैं। ये पंचायत के रिलेटेड है। इसके रिगार्डिंग नगर पालिका निगम संशोधन भी लिया गया है। तो हम जो नगर पालिका का नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम संशोधन डिस्कस करेंगे और साथ में और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, जैसे ज्योग्राफी के अगर आप चाहते हो वो भी देख सकते हैं, पॉलिटीज की प्लेलिस्ट है, साथ में जनजातियों से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, वो भी कराए जा चुके हैं। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।